नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। इसके अंदर अभी तक अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए और तीसरा टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था लाभ हानि का। लाभ हानि की अभी तक आपको 3 क्लासें मिल गई हैं और अगर आपने वो 3 क्लासें नहीं देखी तो आप विंग्स एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पे जाके एसएससी जीडी मैथ्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप वो क्लासें प्रॉपर रूप से देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। वो जानकारी आपके लिए ये है कि एसएससी ने एसएससी जीडी के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी है, परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। तो वो तारीख कौन सी है? तो वो तारीख है आपकी 10 जनवरी 2023, यानी कि 10 जनवरी 2023 से लेके 14 जनवरी 2023 तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। यानी कि 5 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। 5 दिन में से आपका कौन सा दिन आता है वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से लेकर यानी कि आज से लेकर अगर मैं 10 तारीख तक गिनूं तो मेरे पास दिन रहते हैं 40 या 42 दिन। ऊपर के जो भी दिन एक्स्ट्रा होते हैं वो आप एक बार निकाल दो, तो आप यूं मान के चलो कि मेरे पास 40 दिन है। होंगे आपके पास 40 से 45 दिन हो जाएंगे, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि मेरे पास 40 दिन है। तो अब आपकी रफ्तार को डबल करना है। रफ्तार को क्या करना है कि रफ्तार को डबल कर दो, जिससे क्या होगा कि आपके जो 40 दिन है ना उनको आपको कन्वर्ट करना है 80 दिन के अंदर। कि मैं अगर अभी 6 घंटे पढ़ रहा हूं, यदि मैं 6 के 12 कर दूं तो मेरे को कितना टाइम लग जाएगा? मैं क्या मान के चलूंगा कि मैं कितने दिन हो गए, कितने दिन की तैयारी हो गई? तो 80 दिन की तैयारी हो गई। तो अभी जो ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए, इसे मिस मत करना। मानता हूं कि तैयारी में सभी दिन एक समान नहीं रहते। आज मेरा मन हो गया मैं पूरे दिन पढ़ लिया, लेकिन कल का दिन क्या पता कैसा हो कि मैंने 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो ऊपर के दिन है वो निकाल दो। तो आप मान के चलो कि अगर मेरे पास 45 दिन है तो 45 दिन में से 5 दिन मेरे खराब हो गए, तो मैं 40 दिनों को मिस नहीं करने दूंगा हर हालत में। तो 40 का मैं डबल कर सकता हूं कि मेरे को 40 का डबल करके यानी कि 80 दिन की तैयारी है। अगर मैं 80 दिन 6-6 घंटे पढ़ता हूं डेली तो बहुत अच्छी तैयारी है वो आपकी। ठीक है, तो मैं इस चीज का आपसे वादा करता हूं कि मैथ्स वाला पोर्शन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस वीक तक? दीपावली, माफ कीजिए, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो मैथ्स वाला पोर्शन है, मैथ्स अपन दिसंबर से पहले दिसंबर के फर्स्ट वीक में कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले ही उसको पूरा कर ले। मैं अभी तक आपकी क्लासेस छोटी छोटी डालता था, आधे घंटे की डालता था, पौन घंटे की डालता था। आज से या कल से मैं आपकी क्लासेस थोड़ी बड़ी डालने लग जाऊंगा। अगर मैं अभी तक क्लासेस 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर रहा था तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको 2 पार्ट के अंदर आपकी कंप्लीट कर दूं। तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मेरे को क्या करना है? रिवीजन करना है। तो अपना एक बार कंसेप्ट के आधार पर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद अपन करेंगे प्रैक्टिस। प्रश्नों की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर अपन को एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए मात्र 45 सेकंड देता है। कितना? 45 सेकंड देता है। 45 सेकंड इन द सेंस कि आपको 45 सेकंड के अंदर प्रश्न को पढ़ना है। क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को समझना है, फिर आपको उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके आपको आंसर तक पहुंचना है। फिर उस आंसर को कंप्यूटर के 4 ऑप्शन में मैच करना है कि मेरा सही क्या है, सही क्या है, फिर उनको टिक करना है। ये सारा प्रोसेस आपको करना है विद इन 45 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? पर्टिकुलर एक प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं सारे प्रश्न की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रश्न की तुलना कर रहा हूं कि एक प्रश्न के लिए आपको समय मिलेगा 45 सेकंड। 45 सेकंड के अंदर आपको ये सारा काम करना है। प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, उसका सॉल्यूशन करना है, आंसर निकालना है, फिर उस आंसर का मैच करके मेरे को ऑप्शन टिक करना है। कितने सेकंड के अंदर? आपको 45 सेकंड के अंदर ये सारा काम करना है। अगर प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छे से तो आप ये सारी चीजें डेवलप कर लेंगे अपने अंदर एग्जाम से पहले। आपको प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाने की जरूरत नहीं होगी। आप डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाइए। ये तो आपको हमेशा करना है। मैं तो कहता हूं कि आपको हमेशा आज से उस चीज को स्टार्ट कर लेना है।
जैसे कि अगर मैं लाभ हानि का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैं एक बुक रखूंगा अपने पास। क्या करूंगा? एक बुक रखूंगा अपने पास और जितने बुक्स के अंदर 200, 250, 300 जितने भी प्रश्न हैं उनको सारों को टिक कर लूंगा। तो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी प्रैक्टिस हो गई। कंसेप्ट कहां से डेवलप हुआ? कंसेप्ट यहां से आपको मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? यहां से मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मेरे को कंसेप्ट मेरा क्लियर है और मैं क्या करूंगा? प्रश्नों को मिलाते हुए चलूंगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। फिर क्या करना, जब आपको लगे कि अब मेरा एग्जाम मेरे नजदीक आ गया, मेरे को टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 प्रैक्टिस सेट मिला देना। ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन एसएससी जीडी का टारगेट कर रहे हैं, ना कि यूपीएससी का। प्रैक्टिस सेट ज्यादा मात्रा में मिलाने की जरूरत अपन को कहां पड़ती है? यूपीएससी या आरपीएससी के अंदर जो स्टेट पीसीएस होती है, वहां पे अपन को जरूरत पड़ती है कि मेरे को जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिलाऊंगा उतनी ज्यादा मैं चीजों को सीखूंगा और उस सीखी गई चीजों को अप्लाई करूंगा अगले वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो सिर्फ अपना यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अपन को यहाँ पे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सीखना है। जब फैक्ट पूछने की बात आ जाए तो वहां पे ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप प्रैक्टिस सेट कितने मिलाते हैं। बस प्रैक्टिस सेट से आप सीख सकते हैं कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है। जहां पे कंसेप्ट पूछे, जहां आपको फैक्ट छोड़कर आपको क्या पूछे? कंसेप्ट पूछे, वहां आपको जरूरी हो जाता है कि वहां पे मैं क्या करूं? वहां पे मैं करूं प्रैक्टिस सेट। जितनी प्रैक्टिस अधिक करूंगा, प्रैक्टिस सेट मिलाऊंगा, उतनी मेरी प्रैक्टिस प्रश्न के अंदर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है उसके प्रति मेरी अप्रोच डेवलप होगी। जहां पे फैक्ट आ जाए, वन लाइनर प्रश्न आ जाए, वहां पे आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास देखिए क्या प्रश्न लिखा मैंने, प्रश्न मैंने लिखा कि एक दुकानदार, माफ कीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात अपन को दे रखा है 5:6। तो आपको बताना है कि उसका लाभ परसेंट हानि परसेंट क्या है। कि ये अनुपात अपन को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अपन को दे रखा है, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रही है या हानि हो रही है, तो वो आपको बतानी है। क्या करनी है? कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो आपको बताना। तो किसका अनुपात दे रखा है? मेरे को अनुपात दे रखा है सीपी, और किसका दे रखा है? एसपी का दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:6। कितना दे रखा है? 5:6। सीपी क्या? कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इन द सेंस कि आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:6। कितना दे रखा है? 5:6। अगर मैं इनको सरल रूप में लिखना चाहूं 5:6 को, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर आप x से गुणा कर लीजिए। तो मैंने क्या लिखा? 5x और 6x। कि अगर मेरा क्रय मूल्य 5x है तो विक्रय मूल्य कितना? 6x। तो लाभ कितने का हो रहा है? तो मैं 5x के अंदर खरीद के लेकर आया, 6x के अंदर बेच रहा हूं, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? पहले तो ये बताओ। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा 5x के अंदर लेकर आया, 6x के अंदर बेच रहा हूं, तो मेरे को 1x का क्या हो रहा है? 1x का मेरे को सीधा सीधा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है, हानि तो हो ही नहीं रही। ये चीज मेरे को पहले मिल गई। फिर कि लाभ हानि की गणना पैसा हमेशा किस पे करते हैं? लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है जी 5x। कितना है? 5x। गुणा कर लेंगे 100 से, क्योंकि अपन को लाभ परसेंट निकालना है। क्या करना है? लाभ परसेंट निकालना है। तो 1x का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है? 5x पे, गुणा 100। x से x कैंसिल, 5 से 20%। तो आपको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे x क्यों मानू? मैं यहाँ पे कोई नंबर मान लू, कोई वैल्यू मान लू, मैं 10 मान लू, 20 मान लू, 100 मान लू, 50 मान लू, तो वो भी कर सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि जिस वैल्यू से आप इसके साथ गुणा कर रहे हैं उसी वैल्यू के साथ आपको गुणा करना होगा 6 के साथ में। चाहे कुछ भी मान लो, ब्रह्मांड का कोई नंबर मान लो, जितनी ज्यादा आप मान लो, लेकिन वैल्यू शर्त बस इतनी सी है कि वैल्यू आपकी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू आपकी समान होनी चाहिए। चलो मैं इसको x नहीं मानता हूं, मैं इनको मान लेता हूं 100। तो मैं 100 का गुणा 5 के साथ में, 100 का गुणा 6 के साथ में, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 500। सेलिंग प्राइस कितनी आई? 600। कि मैं 500 रुपए के अंदर खरीद के लेकर आया, 600 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को फायदा कितने का हुआ? 100 रुपए का फायदा हुआ। 100 का फायदा किस पे हुआ? कि 500 पे हुआ। किस पे हुआ? 500 पे, गुणा 100। क्यों? कि परसेंट निकालना है।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का इसके अंदर भाग दिया तो आया 20। क्या आया? 20। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, चाहे आप x मानो, चाहे 100 मानो, चाहे 50 मानो, चाहे 5 मानो, चाहे 1 मानो, कुछ भी मान सकते हैं। अब एक मान के देखिए कि मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ। तो 1 का गुना अपन दोनों को साथ में कर लो। तो मेरी कॉस्ट कितनी आई? 5। सेलिंग कितनी? सेल कितनी आई? 6 रुपए। फायदा कितने का? 1 का। किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। कितनी? 5 गुना 100। तो इसके अंदर इसका भाग दिया तो कितना है अपना? वही 20% आपका निकल के आया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, चाहे x के अंदर करो, चाहे 5% करो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखना, एक दुकानदार, अगला प्रश्न नहीं, आप अगला टाइप लिखो। अगला टाइप लिखना। अगला टाइप अपन यहाँ पे उसको अगला टाइप करके पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है अलग से डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट को अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, अपन डिस्काउंट को लाभ हानि के साथ नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बट्टा। टाइप अगला कौन सा है? मेरे ख्याल से छठा टाइप पढ़ रहे हैं, बट्टा। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट। ठीक है, बट्टा क्या होता है कि मैं दुकान पे गया, मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया और मैंने एक पेन खरीद के लेके आया। क्या खरीद के लेके आया? ये एक पेन खरीद के लेके आया। मैंने इसके ऊपर देखा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 रुपए, तो मैंने स्टेशनरी वाले को 20 रुपए अदा किए और पेन लेके आ गया। कितने रुपए अदा किए? 20 रुपए अदा किए और पेन लेके आ गया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर देखा कि यहाँ पे 20 रुपए अंकित किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? अंकित किए हुए हैं। जरा शब्द पर गौर करना, अंकित किए हुए हैं। तो ये क्या है? इसका 20 रुपए हो गया इसका अंकित मूल्य। 20 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया? अंकित मूल्य। या फिर इसको यह कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिली अपन को? एमआरपी। तो इसकी एमआरपी कितनी है? तो एमआरपी देखिए 20 रुपए। तो मैंने लाभ हानि टॉपिक स्टार्ट करने कर किया, तब आपको बताया था कि लाभ हानि की गणना हमेशा की जाएगी किस पे? क्रय मूल्य पर। किस पे की जाएगी? क्रय मूल्य पर। तो आप ये चीज बताओ कि बट्टा हमेशा आपको किस पे मिलेगा? कि अगर मैं दुकान वाले के पास गया और उसने मैंने इस पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ 20 रुपए, तो फिर मैंने दुकान वाले को बोला कि मेरे को कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो उसने बोला कि ठीक है सर, आपको मैं 10% का डिस्काउंट देता हूं। कितने रुपए का डिस्काउंट देता हूं? मैं आपको 10 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। तो वो मेरे को 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? तो वो मेरे को डिस्काउंट देगा जो यहाँ पे रेट प्रिंट है, जो पेन पे रेट प्रिंट है, एमआरपी है, उस पे डिस्काउंट देगा। तो 20 रुपए का उसने निकाला 10% यानी कि 2 रुपए। उसने बोला कि सर ये इसकी कॉस्ट आपके पड़ेगी, आपको मिलेगा ये 18 रुपए। तो डिस्काउंट की गणना उसने किस पे की? एमआरपी पे। किस पे की? एमआरपी पे। तो आप नोट करके लिखना, नोट करके लिखो कि लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। ये चीज अपन ने अभी तक की क्लासों में सीख लिया कि लाभ हानि की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर। तथा बट्टे की गणना हमेशा की जाएगी अंकित मूल्य पर या एमआरपी पे। किस पे की जाएगी? या तो की जाएगी अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पे की जाती है। प्रश्न लिखना, प्रश्न लिखो। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 8% का बट्टा देता है। 8% का बट्टा देता है यदि उसका विक्रय मूल्य 184 हो, तो बताओ अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? क्या प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 8% का डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? कि 8% का डिस्काउंट देता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 184 है, तो बताओ कि उसका अंकित मूल्य कितना है?
समझ गए कि अगर मैं इस पेन को 8% का डिस्काउंट देने के बाद मैं 184 रुपए में बेच रहा हूं, तो आपको बताना है कि मैंने इसके ऊपर अंकित कितना किया। समझ गए प्रश्न को? देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। कह रहा है कि अंकित मूल्य, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है? लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर। डिस्काउंट की गणना यानी कि बट्टे की गणना हमेशा किस पे करेंगे? तो बट्टे की गणना हमेशा की जाएगी एमआरपी रेट पे, यानी कि अंकित मूल्य पे की जाएगी। ये चीज यहां पे लिखी है ना कि अंकित मूल्य पे किसकी गणना की जाएगी? बट्टे की। नोट करके इस चीज को आप लिख देना कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है तथा बट्टे की गणना हमेशा की जाती है अंकित मूल्य पर। देखिए प्रश्न कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 8% का भत्ता देता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 184 हो तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना है। मैं मान लेता हूं कि उसका अंकित मूल्य उसका है 100 रुपए। कितना मान लिया मैंने? उसका अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए है तथा 8% का डिस्काउंट देता है। चलो जी, इसका 8% डिस्काउंट दे दिया, तो मैं कितने में बेच रहा हूं? 184 रुपए में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं? 184 रुपए में बेच रहा हूं। कि मैंने माना कि मैंने अंकित किया 100 रुपए। कितना अंकित किया? कि मैंने अंकित किया 100 रुपए, 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं उसको कितने में बेच रहा हूं? 92% के अंदर। कितने में बेच रहा हूं? 92 के अंदर, यानी कि 92 के अंदर मैं उसको चीज को बेच रहा हूं। तो 92 की वैल्यू अपन को दे रखी है 184 रुपए। कितनी वैल्यू दे रखी है? 184 रुपए कि यानी मैंने 100 रुपए उस पेन पे अंकित किए, मैं 8% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं कितने में बेच रहा हूं? 92 के अंदर मैं उस चीज को बेच रहा हूं। तो 92 की वैल्यू अपन को दे रखी है 184 रुपए। क्या दे रखी है? कि उसका विक्रय मूल्य 184 हो। यानी कि अपन को क्या दे रखा है कि 92% की वैल्यू अपन को दे रखी है 184 रुपए। पूछा क्या कि अंकित मूल्य क्या होगा बताना है। अंकित मूल्य क्या होगा आपको बताना है। तो अंकित मूल्य अपन ने कितना माना? अंकित मूल्य मैंने माना 100 रुपए। कितना माना? 100 रुपए। तो 100% की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। क्या करूंगा? इसका x से गुणा कर लूंगा, x इसके बराबर x रख लूंगा, यानी कि 92% बराबर 184। तो 100% बराबर क्या होगा? तो क्या करते हैं अपन? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका दुगुना है। 92 का दुगुना कितना हुआ? 92 का दुगुना हो गया 184। तो 100 का दुगुना कितना होगा? तो 100 का दुगुना हो जाएगा 200। और ये 200 क्या है? ये 200 है जी x की वैल्यू। और x अपन ने किसको माना? x अपन ने माना 100 को, यानी कि अंकित मूल्य को। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? आपको बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, कि उसका अंकित मूल्य क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एसएससी जीडी के अंदर इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, एडवांस लेवल के आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12% का भत्ता देने के उपरांत वस्तु बेचे, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 352 हो तो अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। जो प्रश्न अपन ने इससे पहले किया तो सेम वही प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रहा है कि वहां पे अपन को डिस्काउंट कितना दे रखा था? 12% का डिस्काउंट। वहां पे अपन को दे रखा था 8% का डिस्काउंट। यहाँ पे कितना दे रखा है? 12% का डिस्काउंट। वहां पे अपन को विक्रय मूल्य दिया गया था, यहाँ पे भी अपन को विक्रय मूल्य मिला। वहां पे क्या पूछा था कि अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पे भी अंकित मूल्य पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है। तो सेम प्रश्न आपको इसी प्रकार के एसएससी जीडी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को पुनः किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि अंकित मूल्य कितना मालूम है? तो अंकित मूल्य कितना मालूम है? जी बिल्कुल। तो अंकित मूल्य मैंने माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए। फिर मैंने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने का दिया? 12% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट की गणना हमेशा किस पे करते हैं? अंकित मूल्य पे करते हैं। किस पे करते हैं? अंकित मूल्य पे करते हैं। तो 100 रुपए अंकित मूल्य है, 12% का डिस्काउंट दिया, तो विक्रय मूल्य कितना निकला? विक्रय मूल्य निकला जी मेरा 81%। कितना निकला? 81 निकला। कि 100 रुपए उसके ऊपर अंकित किया हुआ है, 12% डिस्काउंट दिया, यानी कि 12 रुपए मैंने कम कर दिए। तो मैंने बेचे कितने में? 81 रुपए में बेचा। और प्रश्न के अंदर कितने में बेच रहा है? प्रश्न के अंदर बेच रहा है 352 में। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि 81% बराबर अपन को दे रखा है 352। कितना दे रखा है? 352। और 352 क्या है?
ये आपका विक्रय मूल्य है। क्यों? ये प्रश्न के अंदर दे रखा है कि विक्रय मूल्य कितना 352। यहाँ पे विक्रय मूल्य अपन ने कितना निकाला 12% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे विक्रय मूल्य मैंने निकाला 81%। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य अपन ने कितना माना, अंकित मूल्य मैंने माना 100 रुपए। कितना माना 100 रुपए। तो अब आपको 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है। तो 100 के बराबर मैंने निकाली वैल्यू x। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं देखता हूं कि यहाँ ये इसका कितना गुणा है, 4 से गुणा करती 2 आता है 32, 2 35। अच्छा, तो ये इसका कितना गुणा है, ये इसका 4 गुणा है। कितना गुणा है, 4 गुणा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका भी 4 गुणा निकाल दूंगा और मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 400 रुपए। और ये 400 रुपए आपकी क्या है, ये 400 रुपए आपका हो गया अंकित मूल्य। ये 400 रुपए क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। 400 रुपए क्या निकला, अंकित मूल्य निकला। अगर आपको प्रश्न के अंदर एक चीज और देखे, आपको पूछे कि क्रय मूल्य कितना है, तो वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखता हूं मैं। अगला प्रश्न लिखना कि एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% से अधिक अंकित करता है। 10% का बट्टा देने के बाद, 10% का बट्टा देने के बाद वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। क्या प्रश्न लिखा मैंने कि कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए प्रश्न को कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर, यहाँ पे वस्तु लिखना था, किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 10% का बट्टा देने के बाद वह कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है। तो मैंने सिंपली क्या माना कि मैं सिंपली मान लेता हूं कि उसका क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य उसका 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना 100 रुपए। तो वो अंकित मूल्य कितना अंकित करता है, 20% बढ़ा के, यानी कि 100 का 20% निकाला तो कितना निकला, तो 100 का 20% निकला 20। तो फिर अंकित मूल्य कितना आया 120, क्योंकि मैं इसके ऊपर बढ़ा के लिख रहा हूं। तो 100 के ऊपर मैंने 20% निकाला तो कितना निकला 20। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 120। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का बट्टा देता है, तो 10% का बट्टा देता है। तो मैं मान लेता हूं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य है 120। अब मैं 120 के ऊपर 10% का बट्टा दूंगा। कितने का बट्टा दूंगा, 120 के ऊपर मैंने बट्टा दिया 10 का, यानी कि 90%। ये 90 क्या है, ये 90% हो गया मेरा विक्रय मूल्य। कि मैं अगर अंकित मूल्य 100 मानता हूं, 10 का डिस्काउंट देता हूं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 हो गया। तो मैंने 120 का सिंपल क्या निकाल दिया, 90% निकाल देता हूं। या फिर आप यूं कर सकते हैं कि मैं 120 का 10% निकालूंगा, फिर आएगा मेरे को 12 और 12 मिलेगा, फिर 12 मैं इनमें से घटाऊंगा तो मेरे को विक्रय मूल्य कितना आएगा 108 रुपए आएगा। अगर मैं सिंपल इसके ऊपर 120 के ऊपर 190 अप्लाई करता हूं तो मेरे को डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा 108। मेरे को फिर घटाने की जरूरत यहां पर नहीं रहेगी। तो 108 रुपए आपका क्या मिला, ये आपका मिला विक्रय मूल्य। क्योंकि 10% मैं कहां पे कम कर रहा हूं, तो 10% मैंने यहाँ पे कम कर दिया विक्रय मूल्य में। तो 10% मैंने कम किया तो विक्रय मूल्य कितना मिला 90%। फिर मैंने 90% यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, 90% मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो विक्रय मूल्य कितना आया 108 रुपए। तो उस वस्तु को मैं कितने में खरीद के लेकर आया, तो वस्तु को खरीद के लेकर आया 100 रुपए के अंदर। कितने में बेच रहा हूं, तो उसको मैं बेच रहा हूं 108 रुपए के अंदर। वो भी कैसे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद।
क्यों? क्योंकि मैंने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक बढ़ा के लिखा, फिर उसके ऊपर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो फिर भी मेरी कमाई कितनी हो रही है? 100 से 108 कितने की कमाई हो रही है? तो 8 की कमाई हो रही है। किस पे हो रही है? 100 पे गुणा 100। तो कितनी कमाई की आपने? 8%। तो ये 8% क्या हो रहा है? ये 8% आपको लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक मैंने अंकित किया, फिर 120 पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, 120 पर 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि 12 रुपए मैंने उससे कम लिए, फिर उसको मैंने कितने में बेचा? तो उसको मैंने बेचा 108 रुपए में, खरीदा कितने में? 100 के अंदर, बेचा कितने में? 108 के अंदर। लाभ कितना हुआ? 8% का लाभ हुआ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 270 रुपए में खरीद कर लाता है। सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत 10% का क्या हो? लाभ हो। क्या हो? कि लाभ हो। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि सूची मूल्य का मतलब क्या हुआ? ये सूची मूल्य का मतलब क्या हुआ? जो ये सूची मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके ऊपर वो सूची मूल्य निर्धारित कर रहा है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं कि लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे की जाती है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि बट्टा यानी कि डिस्काउंट की गणना हमेशा किस पे की जाती है? तो डिस्काउंट की गणना हमेशा की जाती है अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पे अपन को बट्टा देखने को मिला लेकिन अंकित मूल्य नहीं मिल रहा। जो ये सूची मूल्य है ना, इस सूची मूल्य का मतलब ये हुआ कि वो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य किस प्रकार निर्धारित करूं कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी मेरे को 10% का प्रॉफिट हो। क्या हो? 10% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का मेरे को प्रॉफिट हो। तो अपन को क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 270 रुपए। 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो मेरे को ओवरऑल इस वस्तु को कितने में बेचना है? 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं यानी कि क्रय मूल्य 100 है तो 10% का लाभ कमाना है और विक्रय मूल्य कितना? 110 रुपए। 110 रुपए। तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट 110 निकाल दूं किसका? 270 का। 270 का मैं डायरेक्ट 210 निकाला, माफ कीजिए 110 का। 110 पे डायरेक्ट 270 निकाला तो कितना आया? 11 का 27 के साथ गुणा 7 7 2 9 29। ये 297 मेरा क्या निकला? विक्रय मूल्य निकला। कि अगर मैं 270 रुपए के अंदर खरीद के लाता हूं, 10% का लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैं इस वस्तु को कितने में बेचूंगा? तो मैं बेचूंगा इसको 297 रुपए के अंदर। पहले आप इस चीज की गणना कर लो कि मैं उस वस्तु को 270 में खरीद के लेकर आया, 10% का मेरे को क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। ये प्रश्न कह रहा है कि उपरांत 10% का लाभ हो, तो मेरे को इसको बेचना कितने में है? कि मेरे को इसको 297 रुपए में बेचना है। कितने में बेचना है? 297 रुपए के अंदर बेचना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची मूल्य में किस प्रकार अंकित करूं कि 10% डिस्काउंट देने के बाद मैं 10% का लाभ कमाऊं। यानी कि सूची मूल्य मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए। सूची मूल्य मैंने कितना मान लिया? सूची मूल्य मैंने माना 100 रुपए। 10% का डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य कितना आया? 90। विक्रय मूल्य कितना आया? 90 आया। और यहाँ पे विक्रय मूल्य अपन को कितना मिला? 297। यानी कि 90% के बराबर अपन को वैल्यू मिली 297 रुपए। 90% के बराबर कितनी वैल्यू मिली? 297 रुपए। तो मैं अंकित मूल्य निकाल सकता हूं, सूची मूल्य निकाल सकता हूं। तो सूची मूल्य कितना? 100। तो 90% के बराबर ये है, तो 100% के बराबर क्या होगा? x। क्या करो? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जी नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? इनका गुणा निकालूंगा। इसका कितना गुना है? 23 के कितने गुना हुआ? तो फिर भी मेरे को समझ में आया कि इसका कितने गुना भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया 297 गुणा 100 बराबर में 90 गुणा x। तो 90 को इधर लेके आया तो यहाँ पे आया 90। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 9 का इसमें 9 9 या 27, पिछले 2 27 9 27 33। 33 का 10 के साथ में गुणा किया तो कितना मिला? 330। और ये 330 क्या है? आपका सूची मूल्य है। ये 330 क्या है? आपका सूची मूल्य है। कि कोई वस्तु मैंने खरीदी,
कोई वस्तु मैंने खरीदी 270 रुपए में, उसके ऊपर मैंने 330 रुपए अंकित किए, फिर मैंने 330 के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी मेरे को 10% का लाभ हुआ। प्रश्न समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूं कि आपको। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का बटा देता है। यदि वह 15% का बटा देता है तो 22.5 रुपए कम मिलते हैं, तो अंकित मूल्य कितना है आपको बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले मैं किसी वस्तु पर 10% का बटा दे रहा था, फिर मैं उस पर दे रहा हूं 15% का बटा। तो जब मैंने 10 से 15% का डिस्काउंट किया तो मेरे को रुपए कितने कम मिल रहे हैं? 22.5 रुपए कम मिल रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखना। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का बटा देता है। यदि वह 15% का बटा देता है तो 22.5 रुपए कम मिलते हैं। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न कि पहले मैं किसी को 10% बटा दे रहा था, अब मैं उसको 15% बटा दे रहा हूं। तो जो मैंने 10 से 15% ये डिस्काउंट के अंदर किया, इससे मेरे को रुपए कितने कम मिल रहे हैं? 22.5 रुपए कम मिल रहे हैं। देखो समझो कि पहले मैं किसी को अंकित मूल्य में मान लेता हूं कि 100 रुपए अंकित मूल्य है। पहले मैं उसको 10% बट्टा दे रहा था, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य क्या था? 90 रुपए में बेच रहा था। फिर आगे क्या कह रहा है कि 10 की जगह मैंने कर दिया 15% बट्टा, यानी कि अंकित मूल्य वो सेम कितना कि 100 रुपए अंकित मूल्य है। डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? 15% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो अब मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा? तो अब मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा? 85। तो पहले मैं किसी को 90 रुपए में बेच रहा था, अब मैं उसको बेच रहा हूं 85 रुपए में। तो कितने परसेंट मैंने कम किया? तो 5% मैंने यहां से यहां तक कम कर दिया। कितना कम कर दिया? कि 5% मैंने यहां से यहां तक कम कर दिया। तो उससे से मेरे रुपए कितने कम हुए? तो रुपए कम हो गए 22.5 रुपए। तो यानी कि क्या मतलब है कि 5% की वैल्यू मेरे को मिली 22.5 रुपए। कितनी वैल्यू? 22.5 रुपए कि यानी मैं डिस्काउंट 10 से 15% करता हूं, 5% डिस्काउंट के अंदर कम करता हूं, तो मेरे को कितना मिलता है कम? 22.5 रुपए। मैं यहाँ पे पहले डिस्काउंट कितना ले रहा था? मैं पहले किसी को डिस्काउंट दे रहा था 10% का, फिर मैंने उसके बाद कितना दिया? 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 5% डिस्काउंट मैंने ज्यादा दिया। तो 5% डिस्काउंट ज्यादा देने से मेरे को 22.5 रुपए कम मिले। किसी को 5% डिस्काउंट ज्यादा देने से मेरे को 22.5 रुपए कम मिले। तो 5% की वैल्यू अपने पास आई 22.5 रुपए। तो अब अपन को पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा, बताओ। क्या अंकित मूल्य कितना है आपको बताना है। तो अंकित मूल्य मैंने कितना माना? 100। कि 5% बराबर 22.5 है, तो 100% बराबर अंकित मूल्य बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर हो जाएगा x। अब मैं क्या करूंगा, ये इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, या फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं। दो रास्ते होते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। या तो अपन देखते हैं ये इसका कितना गुना है, तो इसका उतना गुना करके अपन सॉल्व कर लेंगे, या फिर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन जवाब तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने देखा कि ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका हो रहा है 4.5 गुना। कितना गुना हुआ? 4.5 गुना। अगर मैं 5 को 4 से गुना करता हूं तो 20 आता है, फिर आधे से गुना किया यानी कि 2.5 आया, 20 और 2.5 22.5 हो गए। तो मैं 100 को 4.5 से गुना कर दूंगा, 4.5 से गुना किया तो कितना आया? एक्स की वैल्यू मेरे को मिली 450 रुपए। और ये 450 रुपए क्या है? अंकित मूल्य है। 450 रुपए क्या है? इस वस्तु का अंकित मूल्य है। यानी कि कोई वस्तु है 450 रुपए की, पहले मैं उसको 10% डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि 450 रुपए वाली वस्तु 10% डिस्काउंट देने के बाद मैं उसको बेच रहा था 405 रुपए में। कितने में बेच रहा था? 405 रुपए के अंदर। फिर मैंने क्या किया, कोई मेरे जान पहचान वाला आ गया तो मैंने उसको 10 की जगह 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब मैं उसको कितने में बेच रहा हूं? तो अब उसको मैं बेच रहा हूं, कितने में बेचूंगा? 450 का 15% निकालता हूं, तो अब इनमें से मेरे को 22.5 घटाना है। तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा 382.5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 22.5%। कितना आएगा? 22.5% डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ पे अपन को दिया गया है डिफरेंस। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न लिखना कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर
एक दुकानदार किसी वस्तु पर पहले 10% का डिस्काउंट देता है, प्रश्न देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर दो क्रमवार डिस्काउंट देता है 10% के, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो एक समतुल्य डिस्काउंट के बराबर क्या होगा। क्या बताओगे कि एक समतुल्य बटे के बराबर क्या होगा। प्रश्न लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% के दो क्रमवार बट्टा देता है, तो बताओ एक समतुल्य बट्टा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को जरा समझना, सिंपल सी लैंग्वेज है, इतना टफ नहीं। देखो जरा गौर करना कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% के दो क्रमवार बट्टा देता है, तो उसका एक समतुल्य बट्टा किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। 10 के दो क्रमवार बटे, मतलब कि मैंने कोई वस्तु थी 100 रुपए की, मैंने उसको 10% डिस्काउंट दिया, तो कितने की हो गई, 90 की। कितने की हो गई, 90 की। अब दो क्रमवार बट्टा देना है, तो पहले मैंने 10 का दे दिया, फिर इसके ऊपर एक बार और मेरे को 10 का डिस्काउंट देना है, तो मैं कितने का डिस्काउंट दे दूंगा, 10 का डिस्काउंट दे दिया। तो अगला जो डिस्काउंट होगा वो किस पे होगा, वो अगला स्टेप होगा, अगला डिस्काउंट होगा तो किस पे होगा, 90 पे होगा। किस पे होगा, 90 पे होगा। कि यदि एक बार मैं डिस्काउंट देता हूं तो वो डायरेक्ट अंकित मूल्य पे आएगा। किस पे आएगा, डायरेक्ट अंकित मूल्य पे आएगा। और जो दूसरा डिस्काउंट है वो सेकंड अंकित मूल्य पे आएगा, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है उसके ऊपर आएगा। तो 90 का 10% कितना हुआ, तो ये हो गया 81%। तो अब आगे प्रश्न कह रहा है कि अगर यहां से मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंचू तो एक समतुल्य बट्टा कितना होगा, एक समतुल्य बट्टा मतलब इन दोनों के समान तुलना वाला, समतुल्य क्या हुआ, इन दोनों के समान तुलना वाला एक बट्टा कौन सा होगा वो आपको बताना है। कि यदि इसका अंकित मूल्य 100 है, यदि इसका अंकित मूल्य 100 है और मेरे को डायरेक्ट 81 पे आना है, तो मैं कितना डिस्काउंट दूंगा, तो मैं डिस्काउंट दूंगा 19% का। कितना डिस्काउंट दूंगा, 19% का। इस लॉजिक को जरा समझना कि कभी आप किसी शॉप पर गए और वहां दुकानदार आपको बोल रहा है कि मैं आपको 10% के दो डिस्काउंट दूंगा, तो अपन ने मन में क्या सोचा कि 10% यानी कि अपन को वो दो बार डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10% कितना होगा डिस्काउंट, 20%। लेकिन दुकानदार वाला अपन से होशियार निकल गया, तो वो एक्चुअल में अपन को कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 19% का ही डिस्काउंट दे रहा है। अगर कभी दुकानदार आपको बोले कि मैं आपको 10% दो बार डिस्काउंट दूंगा, तो आप क्या करना, आप दुकानदार को बोलना कि आप मेरे को 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। जब दुकानदार बोले कि हाँ, तो आप बोलना कि डायरेक्ट मेरे को वैल्यू पे 20% का डिस्काउंट दे दो। तो जिससे क्या होगा कि वास्तविक रूप से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। यदि वो आपसे कहे कि मैं आपको 10% दो बार डिस्काउंट दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको पूरा 20% नहीं दे रहा, वो कुछ कम दे रहा है। तो कितना दे रहा है, वो मैंने 10% दो बार डिस्काउंट दिया, लेकिन वास्तविक रूप से मैंने कितना डिस्काउंट दिया, 19% का डिस्काउंट दिया। ये चीज समझ गए कि दो क्रमवार बट्टा यानी कि 10% के दो बार कंटिन्यू लगातार क्रम से डिस्काउंट देता हूं मैं, और एक समतुल्य बट्टा यानी कि यहां से डायरेक्ट इस वैल्यू पर बट्टा डिस्काउंट देना हो तो कितना दूंगा, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 19% का डिस्काउंट हो गया। कि अगर मैं 100 के अंदर 19 का डिस्काउंट दूं तो 81 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको लाभ हानि वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर बट्टे वाले जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक चीज मैंने आपको विशेष रूप से बताई थी कि लाभ हानि की गणना हमेशा की जाती है क्रय मूल्य पर, और बट्टे की गणना हमेशा की जाएगी अंकित मूल्य पर। ये इस टॉपिक का मेजर पॉइंट है, इसे अपने दिमाग में जरूर रखना कि लाभ हानि की गणना करनी हो तो हमेशा करेंगे
क्रय मूल्य पर। और अगर भट्टे की डिस्काउंट की गणना करनी हो तो उसकी गणना हमेशा की जाएगी अंकित मूल्य पर। किस पर की जाएगी? अंकित मूल्य पर की जाएगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको साथ में साझा की थी कि आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। एग्जाम डेट को अपने दिमाग में रखना, अपनी रफ्तार को डबल कर देना, अपनी मेहनत को 4 गुना कर देना। अब किसी का लोड नहीं लेना, जो हो रहा है एक साइड में होने दो, अपने को सिर्फ अपने गोल पे कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी में जुटे रहना। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।